बीच बीच में बढ़ा देते हैं, बस घटा भी दिया। घटा भी दिया, हाँ जल्दी घटा देते हैं। उन्होंने हमारी तहरीर से हौसला अफजाई की और साथ ही एक शेर पढ़ना चाहती हूँ कि जिसको पढ़ेंगे शौक से अगली सदी के लोग, जिसको पढ़ेंगे शौक से अगली सदी के लोग, कुछ ऐसे जिंदगी के वर्क हो जाएंगे। और अफसाने के लिए मैं शेर साहब को दावत देती हूँ कि वो आए और अपना अफसाना पेश करें। और इस कोशिश के सदर मेरे अफसाने का मौजूद में एक और पर्दा उठा। अरसलान खुशी से बेकाबू होते हुए अपने दोस्त अदनान से लिपट गया। अरे अरे क्या हो गया? अदनान ने अरसलान को सीने से लगाते हुए कहा, आज तो बदल हो गया, मेरी वजह से किस्मत ही जाग गई। अरसलान ने बेतहाशा अदनान के हाथों को छूना शुरू कर दिया और अदनान ने उस बेमौसम एहसास से घबराते हुए बोला, यार कुछ बताएगा भैया? अरे यार आज मैं टीवी देख रहा था कि अचानक एक चैनल पर मेरे आइडियल मशहूर मालूम फिक्शन निगार सना खान का इंटरव्यू आ रहा था। अरसलान के चेहरे पर खुशी के रंगों का आना जाना उसे हंसी बना रहा था। तब तेरी यदि कोई बात हुई, मैं समझा तुमने टॉप किया है। अरसलान के चेहरे का जोश खत्म हो चुका था, जैसे आग पर पानी के छींटे मार दिए गए हों। पता है सना खान की उम्र क्या है? वो 50 के आसपास की है। उनकी शोहरत के साथ हजारों पैसे और तुम उनके कोई रोग न पाल लेना। अदनान ने समझदारी का मुजाहरा करते हुए कहा, अरे यार वो बात नहीं है जो तू समझ रहा है। मुझे उनसे कोई प्यार वार नहीं हुआ। मैं तो उनका बेहद एहतराम करता हूँ। तुझे पता है मुझे उनका अंदाज पसंद है। अभी चंद माह का एक मैगजीन में उनका एक अफसाना आया था, लोगों की नीयत। यार कितनी फनी महारत से उस अफसाने का ताना बना बुना था। लगता था बयान प्रिया ने तिनकों के जरिए अपनी फनकारी का सबूत देते हुए एक खूबसूरत हौसला बनाया है। कहानी पढ़ते जाओ और वाक़यात की पीछे हम गिरफ्तार होते जाओ। आज के माहौल के मुताबिक कितनी अजीब कहानी थी। आज हर तरफ लड़कियों को हवस का शिकार बनाया जा रहा है। क्या घर क्या बाहर कोई एतबार के काबिल नहीं रहा। सना खान ने मामू के जरिए भांजी को हवस का निशाना बनाने की कहानी को इस कदर फनकारी व जुबानदारी का मुजाहरा करते हुए पेश किया था कि कारी सजदा हो जाता है। मैं तो कांप रहा था। मुझे ऐसे दरिंदे से लोगों से नफरत हो गई थी। हाँ अब बस करो, उनकी तो बेशतर कहानियां मशहूर हुई थी। दरअसल जो भी माशरे की हकीकी अक्कासी करता है उसको सब पसंद करते हैं, पर तू ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रहा है। अदना मैं तो सना खान को अपना आइडियल मानता हूँ। मुझे भी अफसाना निगार बनना है और सना खान की तरह लिखना है। पहले मेरी कहानियाँ छप जाएं, फिर मैं उसका एतलाफ भी करूँगा और ऐसा स्टाइल अपनाऊंगा कि मेरी कहानी खतरनाक की कहानी होगी। माशरे में हो रहे जुल्म सितम और बदअखलाकी के खिलाफ मुझे आवाज़ बुलंद करना है। मुझे मजबूर लोगों का सहारा बनना है। हद हो गई कि हद देखो मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर और आगरा के मुसलमानों के साथ क्या हुआ? अरसलान के लहजे में जोश और नफरत के रंगों की आमेजिश थी। अरसलान जज्बाती किस्म का लड़का था। वो आम जिंदगी गुजारने के हक में नहीं था। वो हमेशा खुद को दूसरों से अलग रखता था। आज के नौजवानों की तरह फिल्मी हीरो या क्रिकेट स्टार्स को अपना आइडियल बनाने के बजाय उसने अजीब व फनकार को अपना आइडियल बनाया था। उसका मानना था कि समाज में तब्दीली लोगों की सोच बदलने से ही आएगी और कलम ही एक ऐसा आला है जो सोच को सबसे ज्यादा मुतासिर करता है। एक अजीब या मसनी बड़ी आसानी से वो शब्द कह जाता है जो बड़े बड़े ताकतवर लोग नहीं कह पाते। अरसलान बहुत ही ज़हीन और अक्लमंद था। उसका ख्याल था कि तालीमी अय्याम में सिर्फ तालीम के हुसूल पर तवज्जो करनी चाहिए, बाकी बातें बाद में। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक साथ बल्कि एक ही रूम में रहते थे। अदनान अरसलान के हक़ के बारे में जानता था। उसे नहीं मालूम था कि अरसलान सना खान का बहुत बड़ा फैन है। और उनके अफसाने बड़े शौक से पढ़ता है। उनके अफसानी मजमूए और नावल खरीद कर अपने कमरे में सजा रखा था। इंटरनेट और अखबारों से कट करके सना खान की तस्वीरों का एक अच्छा खासा एल्बम बना रखा था। हेलो जी कौन?
जी मैं असलान बोल रहा हूँ, पर आप तो उसके मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ाते हुए असलान के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। बरसों से जिसको देखने और सुनने की ख्वाहिश थी, आज उसकी आवाज़ समातों से टकराई तो खुशी की इंतहा न रही, क्योंकि दूसरी तरफ सना खान थी। असलान, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे आपका अंदाज तहरीर बहुत पसंद है। शुक्रिया असलान। आप कहाँ रहते हैं? जी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। वैसे आपका काम जी लखनऊ में। असलान ने एड्रेस बताते हुए बात पूरी की। वो आप तो मेरे ही शहर के हैं, मैं अमीनाबाद में हूँ। आइए कभी। जी ज़रूर, मुझे आपका हर अफसाना अच्छी तरह याद है। आपने लोगों की नीयत में बड़ा कमाल किया है। भाई बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं तो हकीकत को कहानी के पाली में ढालती हूँ। अब तो हम भी आपके मुंतज़िर रहेंगे। मुझे तो ज़माने से आपको देखने का इंतज़ार है। ओके, जब कभी वक्त मिले आप आ जाइएगा। अल्लाह हाफिज़। एक हफ्ते बाद असलान घर आया और दूसरे ही दिन सुबह तैयार होकर अपने दोस्त अदनान के साथ अमीनाबाद का रुख करता है। उसके चेहरे पर खुशी की लहरें रवां थी। ऐसा क्यों न हो, क्योंकि उसकी बरसों की ख्वाहिश पूरी हो रही थी। उसने अदनान को एक बिस्तरा में ढूंढने के लिए कहा और उसके रोड क्रॉस करके दरवाजे पर था। असलान ने डोरबेल बजाई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। कुछ ही पलों में दरवाजा खुला। सना खान दरवाजे पर थी। जी मैं असलान मबहूत होकर उन्हें देखे जा रहा था। सना खान के बालों की सफेदी और चेहरे पर हल्की हल्की झुर्रियां हमें रवां का ऐलान कर रही थी, मगर बुरी नहीं लग रही। आप तशरीफ रखिए। सना खान उसे सोफे पर बिठाकर अंदर चली गई। असलान बहुत खुश था और उसके जहन में सना खान के अफसाने बनाबिल इतबार दिगरे सरगर्दा थे। सना खान के किरदार जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद करते थे। लीजिए चाय पीजिए। सना खान के आवाज़ पर वो घबराकर माजी से हाल में आ गया। आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? नौकर वगैरह नहीं असलान, आज मैं घर पर अकेली हूँ। और सना खान चाय का कप लेकर सोफे पर उसके करीब बैठ गई। असलान दूर होना चाह रहा था, वो उतना ही चाह रहा था कि उसे वहीं बिठा दिया। आप ही कमाल करते हैं। चलिए बताइए, आपको मेरी कौन सी तकलीफ ज़्यादा पसंद आई? असलान ने बेतकल्लुफ़ रवैये पर हैरत ज़दा था। मुझे आपकी ज़ाहिर कहानियाँ और नावल पसंद है। दरअसल आपके किरदारों में जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का जो जज्बा है, उसने मुझे बेहद मुतासिर किया है। आप रिलैक्स होकर बैठ जाएं, उसे अपना ही घर समझें। आप मेरे फ्रेंड हैं, कोई गैर को नहीं। ये कहते हुए सना खान ने सोफे की पुष्ट पर हाथ रख दिए और पाँव फैला दिए। असलान चौंक पड़ा था। उसके बदन में खौफ हरास की लहर दौड़ गई थी, मगर उसने अपने डर को जाहिर नहीं होने दिया। उसे उसकी छठी हिस्स ने खतरे का एहसास दिलाया और दूर से कहीं कुछ टूटने की आवाज़ आई। उसे सोफे से उठते ही बड़ी तेजी के साथ दरवाजे पर दूर से कहीं कुछ टूटने की आवाज़ आई। उसे सोफे से उठते ही बड़ी तेजी के साथ दरवाजे का रुख किया और सब दरवाजे को पार करते हुए बाहर निकल आया और अदनान को आवाज़ देने लगा। वो रोड पार ही कर रहा था कि अचानक एक तेज रफ्तार कार ने अपनी जद में लेते हुए उसे अफसाने का मौजूद बना दिया। अब इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगी मोहम्मद सैफुल इस्लाम को कि वो आए और अपना अफसाना पेश करें। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा अफसाना पहला तकलीफी अफसाना है। पसंद आए तो दुआ में याद रखिए, पसंद ना आए तो भी दुआ में याद रखिए। दोनों सूरत में दुआ में याद ही हो। मेरे अफसाने का मौजूद है मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है। बादलों से सूरज की फूटती किरण और उसकी धीमी धीमी रोशनी मेरे चेहरे पे पड़ रही थी। बाहर से हल्की और ठंडी ठंडी हवाएं खिड़कियों से कमरे में आकर मेरे सिर को छू रही थी। आसमान में बादल और काली घटा छा रही थी। अचानक हवा तेज हो गई। खिड़कियां और दरवाजे हवा की वजह से खड़खड़ाने लगी। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घोंसले का रुख करने लगी।
मौसम और भी सुहाना होने लगा। गली कोचों में बच्चों का शोर सुनाई देने लगा, लेकिन मैं माजी की यादों में अक्सर खोया था। तभी किसी ने जोरदार आवाज में पुकारा और मैं चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। रेहान बोल पड़ा, ये तुम्हें क्या हो गया है? कब तक माजी की यादों को अपने सीने में दफन किए यूं उदास उदास रहोगे? बस भी करो, अब तुम्हारी खामोशी से डर लगने लगा है। जरा देखो तो सही, दोस्तों की महफिलें अब तुम्हारे लिए कैसी सोनी सोनी से लगती है। अब स्टोरी में खबरों को लोग तलाश करते हैं। अब वो बारौनक महफिल बेरौनक हो चुकी है, मातम सी हो चली है। मैं खामोश बैठा रहा, कुछ जवाब न पाकर वो बड़बड़ाते हुए चला गया। और फिर मैंने माजी की हसीन यादों में अपने सफर बांध लिया। बात उन दिनों की है जब मैं गर्मी की छुट्टी में घर आया था और छुट्टी खत्म होने के बाद वापस दिल्ली जा रहा था। ट्रेन अपने शबाब पर थी। मैं अपने दोस्त आसिफ के साथ ट्रेन के डब्बे में घूमने लगा। दरअसल हमारा टिकट कंफर्म नहीं था, इसलिए हम दोनों इधर उधर बैठकर इंतजार रहे थे। हम गेट पर बैठे शोर मचा रहे थे कि तभी एक दोशीदा दिमाग से आन पड़ी और कहने लगी, ये कौन सा तरीका है, आप शोर क्यों मचा रहे हो? आसिफ खुद में मगन था और मैं उस पर ये जात को टुक टुक निगाहों से देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर बनावटी गुस्सा देखकर मैं हंसने लगा और कहा, मैडम क्या करूं, बर्थ कंफर्म नहीं है, कहीं तो बैठना पड़ेगा। और फिर खामोशी जैसे शख्स को जिद नहीं देती। तभी शायद उसकी जबान पता कर गई और उसने कहा, मेरे बर्थ पे बैठ जाओ लेकिन खामोश रहो। मैंने मौका गनीमत जाना और आसिफ के साथ जा बैठा। ट्रेन अभी शबाब पर थी और मेरी नजर उस हसीन दोशीज़ा पर और उसका क्या कहना, तेज हवाओं की वजह से उसके पुलिस या बालों का बिखर जाना और उसके चेहरे को ढांप लेना, चांद बादल में छुप गया हो और फिर जैसे ही नर्म उदास कोबों को अपने जुल्फ़े असीर में दाखिल करके अपने चेहरे को आज़ाद करा दी, महसूस होगा बादल से बाहर चांद आ निकला हो। उसके अबरू गोया तलवार की तेज धार थी जो दूर से चमक रही थी। उसकी आंखें अपने अंदर अजीब सा नशा रखी हुई थी, गोया जादू में तेरे गजारों से कहूँगा, यह हकीकी मिसदाक थी। उसकी खूबसूरती को देखकर मुझे किस्सा और कहानियों की शहजादी का तसव्वुर होने लगा और चांद की चांदनी मध्यम पड़ने लगी। मैं गुनगुनाना शुरू किया, एक ऊंचा दबा कर तुझे सोनी भी तू हंसी जा रुक तेरा चम चम करदानी, और इससे पहले कि चांद में है दाग लेकिन गोरी तुझमें क्यों नहीं खराबी, कहता आसिफ मेरी कुव्वत से मुझे खामोश करने की कोशिश करते हुए कहा, अब वो वक्त आ गया है जब आशिकों की जबान पर मेहंदियों से सजी हथेलियों के लिए तारीफ और तौसीफ के कलिमात होते और ये शहजादियां गौर से सुनती। अब उनकी हथेली खूंखार हो चुकी है और जिसकी आंखों को शायद शरबती आंखें कहा करते थे वो चुड़ैल की आंखें हो गई हैं। और तो और लड़कियां ऐसी निगाहों से देखती हैं जैसे शेरनी ने अपना शिकार पा लिया हो। जलवा है क्या? आसिफ को खामोश करते हुए मैंने कहा, ये लड़की जादू कर चुकी है और अब मैं खुद में नहीं हूँ। तभी उस नाजुक परी ने अपने गुलाबी लबों को जुम्बिश देते हुए तारुफ का आगाज किया। मौका गनीमत जाना और मजीद गुफ्तगू की ख्वाहिश बढ़ने लगी। ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ तेज रफ्तार से जा रही थी और मैं धीरे धीरे उसके हुस्न के दाम कासिर हुआ जा रहा था। और मैं कैसे न उसका दीवाना होगा। हुस्न को छोड़िए, उसकी सादगी, उसकी गुफ्तगू में शगुफ्तगी, उसकी चाल में नाजुकी, गोया उसकी हर अदा में एक जादू सी कैफियत छाई हुई है जो मुझे अपनी तरफ खींचता चला गया और मैं भी इश्क के समंदर की तुलियाने में बहता चला गया। रात हो चुकी थी, हर कोई अपने बर्थ पे जा रहा था। उसने भी मेरी तरफ हल्की झुकी नजरों से देखा। हम दोनों नीचे दरमियान में खाली जगह पर चादर बिछाकर लेट गए और नजरें उसकी तरफ थी जैसे कोई आसमान की तरफ चौधरी रात के भरपूर चमकते हुए चांद की तरफ देख रहा हो। और वो भी करवटें बदलती और मेरी तरफ देखती और उसने इत्तेफाक की हर बार हमारी निगाहें टकरा जाती और हमारी रात यूं ही आंखों में आंखें डालकर कट गई। तभी चाय वाले की आवाज आने लगी, चाय। हम लोग दिल्ली पहुंचने वाले थे, उसकी हालत का इल्म नहीं, लेकिन मैं बेकरार होने लगा और अब ऐसा लगने लगा वक्त काफी तेजी से गुजरने लगा है। मेरी बेकरारी का आलम बढ़ने लगा। काश वक्त थम जाता, सफर थोड़ा और तवील हो जाता, कुछ लम्हा और उसे मैं देख पाता। मैं उन्हीं ख्यालों में डूबा था कि तभी सबकी निगाहों से बचते हुए उसने मेरे हाथ में एक कागज का टुकड़ा थमा लिया और अलविदा कहते हुए चल दी। मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सब कहीं से आवाज आने लगी, लज्जा गले के दिल मुलाकात हो न हो। हम बिछड़ गए लेकिन मोबाइल ने हमें जोड़े रखा। इश्क की आग तेजी के साथ बढ़ने लगी। हम एक दूसरे की आवाज तो सुन सकते थे लेकिन मिल नहीं सकते थे। लेकिन चंद दिनों के बाद उसका मोबाइल भी बंद होने लगा। मैं दीवानों की तरफ से ढूंढने लगा। उस दीवानों का आलम ये हुआ कि मेरी तबीयत खराब रहने लगी और फिर डॉक्टर की सलाह के बाद मुझे गाँव भेज दिया गया। वहाँ की आबो हवा और दोस्तों की मोहब्बतों ने मुझे उस गम से निकलने में मदद की, लेकिन जिंदगी ने भी एक बार अपना रुख बदला और मुझे शायद मिलाने की कोशिश करने लगी।
मेरे मोबाइल में उस शहजादी की तस्वीर देखकर मेरी दोस्त मारिया ने कहा, मैं उसे जानती हूँ। ये सुनकर मेरी खुशी की इंतहा न रही, लेकिन ये खुशी पलभर की थी। मारिया ने बताया, रेयान उसी को कैंसर है। ये सुनकर था कि मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई, गोया मेरा वजूद आज में पानी में था ही नहीं। मैं रश खाकर वहीं गिर पड़ा। जब आंखें खुली तो निदा को पास देखकर बेख्तियार होने लगा। इससे पहले कि मैं उसे पूछता कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मुस्कुरा कर कहा, रेयान जिंदगी जितनी मुसरत को शादमानी तुम्हें दे लो और जो गम दे उसको हंस के सह लो। मैं तो जिंदगी और मौत के दरमियान में हूँ, लेकिन हर वक्त लबों पे तुम्हारा नाम और हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजरे हुए पल, तुम्हारी शरारतें, तुम्हारा भोलापन, तुम्हारी सादगी और तुम्हारी मासूमियत याद करके अपने गम को हल्का करने की कोशिश करती हूँ। और तुम क्यों परेशान हो गए हो? तुम जिंदगी के हर लम्हे को बहुत ही खूबसूरती के साथ गुजारो। खुशियाँ तुम्हारे आंगन में हो और गम का साया भी तुम्हारे करीब ना आए। तभी फोन में मेरे से होश उड़ा लिए। मेरा एक दोस्त एक हादसे का शिकार हो गया। हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के दरमियान चल रही जंग में मुबतला था। हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे। मैं डॉक्टर से मिलने लगा। तकरीबन आधा घंटा गुजरा होगा। एक नर्स ने डॉक्टरों को किसी मरीज के इंतकाल की खबर सुनाई। डॉक्टरों ने एक्सक्यूज मी कहकर उसकी तरफ कदम बढ़ाया। मैं भी डॉक्टरों के पीछे जाने लगा। इससे कबल कि मैं मजीद कदम आगे बढ़ाता, आसिफ ने दुनिया पानी को विदा कह दिया। मैं तो 4 कदम ही चला था, निदा ने आवाज़ दी। मैंने पलट कर देखा तो चक्कर खाकर गिर गई थी। उसे तेजी से आईसीयू में ले जाया जा रहा था। मैं भागता हुआ पहुंचा। करीबी रिश्तेदार डॉक्टरों को घेरे हुए थे। 6 में गोलियों से अंदाजा हुआ निदा में बेहोशी के आलम में कुछ बड़बड़ा रही है। रेयान जैसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी हैसियत थी, लेकिन टूटे अल्फाज का सिरा मेरे दिल तक पहुंच रहा था। मेरी तन्हाई मुझसे अब भी कहती है, मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना। माशाल्लाह सफर इस्लाम था। और उसके बाद मैं अताब आलम साहब को मैं बुलाना चाहती हूँ कि वो आए और अपना पेश करें। अगर इसमें कुछ अच्छाई हो तो सारा उसके हकदार हमारे असातिज़ा हैं। इन्होंने इस काबिल बनाया कि मैं कुछ लिख सकूँ और अगर कुछ कमी हो तो सारे मेरे से होगी। अफसाने का नाम फरेबी। नेहरू बाग बैंड स्टैंड के पास सुबह किसी का इंतजार कर रही थी। बिल्कुल सामने बाग के दरवाजे के पास जवाहरलाल नेहरू का मुजस्समा स्ट्रीट लाइट के मध्यम रोशनी में चमचमा रहा था। वो मुजस्समा शोभा के ध्यान को अपनी तरफ खींच रहा था। शाम के तकरीबन 6 बज रहे थे। सूरज की किरणों ने आहिस्ता आहिस्ता अपने पर समेटने शुरू कर दिए थे और रात की खुशबू सितारों ने आसमान पर अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया था। क्योंकि आज हिजरी की 14वीं तारीख थी, इसलिए हिलाल भी अपने शबाब पर नजर आ रहा था। जो रात अपनी सियाह चादर दराज करती जा रही थी, बाग का मौसम और भी सुहाना और दिलचस्प होता जा रहा था। वहाँ के दिलफरेज मंजर और खुद फिजा से लुत्फअंदोज होने के लिए सैलानियों की तादाद में इजाफा होता जा रहा था। लेकिन सुबह अपनी जिस सहेली का बेसब्री से इंतजार कर रही थी वो अब तक नहीं आई थी। सुबह उस मुजस्समे को देखने में इस कदर गर्म थी कि उसको ख्याल तक नहीं था कि कहाँ खड़ी है। उसी वक्त एक शख्स उसके गले से सोने का हार खींचकर भागा। सुबह ने महसूस किया कोई उसका हार लेकर भाग रहा है। वो चिल्लाई, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो चोर। सुबह किसी चीख सुनकर एक नौजवान उसकी ताकत में बड़ रफ्तारी से दौड़ा और उस चोर को अपने शिकंजे में ले गया। 2-4 घूंसे रसीद करने के बाद चैन सुहा को लाकर दे दिया। सुहा ने उस नौजवान का शुक्रिया अदा करते हुए उसका नाम दरियाफ्त किया तो उसने अपना नाम सूरज बताया और ये भी कि वो किसी मोबाइल कंपनी में मैनेजर है, जबकि सुहा अभी की तालिबा थी। जान न पहचान फिर भी वो मेरे लिए अपनी जान खतरे में डालकर उस चोर के पीछे भागा। अगर चोर उसको नुकसान पहुंचा देता तो ये सोचकर सुहा को उससे उनसीयत सी हो गई और सूरज की आंख से भी पसंदीदगी नुमाया हो रही थी। दोनों एक दूसरे का फोन नंबर और पता लेने के बाद अपने अपने रास्ते चल दिए। उसके बाद दोनों के दरमियान SMS से बात शुरू होकर फोन कॉल तक, फिर फोन कॉल से मुलाकात तक पहुंच जाती है। अब दिन ब दिन मुलाकातों में इजाफा होता गया और दोनों में इश्क हुआ, लेकिन बात शादी पर आकर अटक जाती है। क्योंकि सुहा ने जब सूरज के साथ शादी करने की बात अपने घर वालों के सामने रखी तो पहले तो उसे समझाया गया
जिसका सुहाग पर कोई असर न हुआ। गुस्से में उसकी पिटाई कर दी गई और शादी से ये कहकर इनकार कर दिया गया कि वो तुम्हारे काबिल नहीं है। मोबाइल कंपनी का मैनेजर है तो क्या हुआ, वो एक निचली बिरादरी यानी चमार है, उसके माँ बाप का कोई अता पता नहीं। लेकिन सुहा सूरज के मोहब्बत में इस कदर डूब गई थी कि उसे सही और गलत का बिल्कुल एहसास तक न रहा। वो सूरज के इश्क में अंधी होकर अपने खानदान और माँ बाप की इज्जत को दांव पर लगाकर सूरज के साथ घर से निकल गई। उसने एक पल के लिए नहीं सोचा कि उसके माँ बाप पर क्या गुजरेगी, माशरे में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। इस तरह से जब कोई घर से बाहर निकलता है तो आमतौर पर बड़े शहरों का रुख करता है ताकि कोई उन्हें आसानी से तलाश न कर सके। सूरज भी सुहा को सपनों के शहर मुंबई ले आया। मुंबई आने के बाद वो एक मंदिर में जाकर शादी कर ली और पठानवाड़ी, मुंबई में एक जगह पठानवाड़ी में एक किराए के मकान में रहने लगे। क्योंकि सूरज एक पढ़ा लिखा होनहार और काबिल लड़का था, इसलिए बहुत ही जल्द उसको एक अच्छी सी नौकरी मिल गई और दोनों की जिंदगी बड़ी खुशहाली से गुजरने लगी। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन सूरज किसी काम से घर से बाहर गया था। उसी वक्त ऑफिसर प्रकाश राव अपने साथी के साथ सुहा के मकान पर आया और सवाल किया, सूरज यहाँ रहता है क्या? सुहा ने सही हुई हालत में जवाब देते हुए कहा, जी नहीं रहते हैं, लेकिन अभी वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, कब वापस होंगे कुछ कह नहीं सकती। कहिए क्या बात है और आप कौन है और उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? कोई जरूरी काम है क्या? मुझे बता दीजिए, मैं उनको बता दूंगी। सुहा की बात सुनते ही प्रकाश ने कहा, क्या बात है, सूरज ने बहुत जल्दी दूसरी शादी करी। प्रकाश की जुबान से अल्फाज का निकलना था कि सुहा पर बिजली सी टूट पड़ी, जैसे कायनात की हर चीज साबित हो गई हो और दिल ने धड़कना बंद कर दिया हो। सुहा आंख फाड़ कर पूछने लगी, क्या कह रहे हैं आप? दूसरी शादी? सूरज की दूसरी शादी? आप झूठ बोल रहे हैं, सूरज ऐसा कैसे कर सकता है, वो मुझसे बेहद मोहब्बत करता है। अरे वो पल्ले दर्ज का झूठा मक्कार और धोखेबाज इंसान है, वो तुमसे मोहब्बत क्या करेगा? हमको धर्मपुर से उसकी तफ्तीश के लिए भेजा गया है। उसकी बीवी 2 महीने पहले मर चुकी है। वारिस के तौर पर मीनाक्षी के कराए हुए इंश्योरेंस की 2 लाख रुपए की रकम सूरज को मिली है, लेकिन मीनाक्षी के भाई ने फरियाद लिखवाई है कि उसकी मौत कुदरती तौर पर नहीं हुई बल्कि उसका कत्ल किया गया है। इसी सिलसिले में इंश्योरेंस कंपनी ने तफ्तीश करवाना चाहा कि हकीकत क्या है, इसलिए मुझे सूरज से पूछताछ करनी है। वो आया तो उसको इस इलाके के थाने में भेज दो, वरना हम उसे कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे, क्योंकि कानून के हाथ देश समझ गई ना? हाँ। प्रकाश तो चला गया, लेकिन सुहा धीरे धीरे सोचने लगी कि सूरज ने मुझे बताया तक नहीं कि पहले उसकी शादी हो चुकी है और पुलिस उसको अपनी बीवी के कत्ल में जुर्म तलाश कर रही है। ये सोचते सोचते सुहा का चेहरा अंगारों की तरह सुर्ख हो गया और वो ऐसे तेज सांसें लेने लगी जैसे दमे की बीमारी से जूझता इंसान जल्दी जल्दी सांसें लेता है। उसको सूरज से नफरत सी होने लगी और उसने सोच लिया कि आज घर आने पर वो सारी हिकायत जान कर रहेगी। उधर प्रकाश अभी मोहल्ले की गली से बाहर भी नहीं निकला था कि सामने से एक नौजवान लड़का आता हुआ दिखाई दिया। प्रकाश ने सोचा ये सूरज तो नहीं हो सकता, फिर भी तसल्ली के लिए गली के कोने पर मौजूद कल्लू पान वाले की तरफ बढ़ा। कल्लू पान बनाते हुए रेडियो के बजते हुए गाने के साथ सुर से सुर मिला रहा था। प्रकाश को अपनी तरफ आता हुआ देखकर कल्लू ने कहा, गली साहब कहाँ से ऑर्डर हो? प्रकाश ने कहा, हम सीआईडी से। सीआईडी? तो क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? अरे मंडरो, ये बताओ वो लड़का जो अभी यहाँ से गया कौन है? कौन लड़का? अरे साहब वो तो सूरज है, अभी थोड़ा समय पहले ही यहाँ रहना आया है। पान वाले की बात सुनते प्रकाश उसके पीछे हो गया। जब उसके घर के करीब पहुंचा तो दरवाजा बंद था। पांडे को दरवाजे पर तायनात करके खुद घर के पीछे एक खिड़की पर कान लगाकर खड़े हो गया और अंदर की बातें सुनने की कोशिश करने लगा। इधर सूरज ने जांच हुआ था कि सीआईडी ऑफिसर प्रकाश उसकी छानबीन में जमीन आसमान नहीं किए हुए और हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा है। घर आते ही सुहा को देखे बगैर बेडरूम की तरफ जाते हुए कहा, सुहा जल्दी सामान पैक कर लो, हम ये शहर छोड़ रहे हैं। प्रकाश राव को मालूम हो चुका है कि हम यहाँ हैं तो वो कभी भी आ सकता है। अगर वो आ जाए तो हमें परेशान करेगा और खाने में जाकर पूछताछ करेगा और हमें सुकून से रहने नहीं मिलेगा। सुहा तो अभी प्रकाश की बात पर ही अटकी हुई थी। सूरज ने चिल्लाकर कहा, सुहा मैं कुछ कह रहा हूँ, तुम्हें सुनाई दे रहा है? अगर आपने कोई गुनाह नहीं किया, मीनाक्षी का कत्ल नहीं किया तो डर किस बात की? प्रकाश शामिल करने दो। अरे यार तू समझती नहीं है, मैं तुझे सब बताऊंगा, तू पहले सामान बांध ले और यहाँ से निकलते हैं। सुहा जो अब तक गुस्से को जब्त किए बेटी से सूरज से चिल्लाकर पूछने लगी, उनको मेरी फिक्र है या नहीं? मुझसे मोहब्बत है या नहीं? सूरज क्यों नहीं, मोहब्बत
भी है और फिक्र भी है, लेकिन रहने के लिए, घर और खाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। मेरे पास पैसों की कमी थी, इसलिए मैंने पैसों के लिए उसका पतन किया, और ये सिर्फ तेरे खातिर तुझे खुश रखने के लिए, तेरी तमन्ना और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। मीनाक्षी का कत्ल करके उसको कुदरती मौत दिखाने की कोशिश की, ताकि उसके इंश्योरेंस के 2 लाख रुपए मुझे मिले। उसी पैसों से हम घर खरीदेंगे, तेरे मॉडल बनने का सपना पूरा करेंगे, एक खुशहाल और सुकून जिंदगी गुजारेंगे। एक कहते हुए सूरज कहीं खोसा गया था, फिर अचानक यूं कर, अरे तू बेटे बेटे मेरा नहीं क्या लगेगी, चल चल जल्दी सामान पैक कर। ये सुना था कि सुहाग के पैरों की जमीन खिसक गई, उसकी आंख फटी की फटी और मुंह खुला रह गया। अभी वो कुछ कहती, उससे तो प्रकाश खिड़की से कूद कर और हवलदार दरवाजे से आया, दोनों ने सूरज को दबोच लिया। वाह बेटा वाह, एक बेगुनाह की जान लेकर, उसका बेरहमी से कत्ल कर उसके पैसों से ही और जिंदगी बर्बाद करने चला है तू। तूने क्या सोचा था, शहर छोड़ेगा तो तू अपने हदीस से पीछा छुड़ा लेगा। तूने एक वहशियाना काम किया है, उसकी सजा तो तुझे मिलकर ही रहेगी। पांडे धर्मपुर की मीनाक्षी के कत्ल के जुर्म में इस कमीने को गिरफ्तार कर लो। सूरज ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन फौलादी बाजू वाले हवलदार के हाथों से खुद को छुड़ाना उसके बस की बात न थी। चंद दिनों के बाद सूरज को अदालत में पेश किया गया, क्योंकि सुहाग के सामने वो इबादत जुर्म कर चुका था, इसलिए सुहाग को गवाही के लिए बुलाया गया। सुहाग की गवाही पर सूरज को उम्र की सजा हुई और सुहाग अंदर ही अंदर कहती रही, मैंने अपना खानदान छोड़ा, घर बार छोड़ा, अपने माँ बाप को दुख दिया, अपने वालिदैन की जिल्लत का बाइस बनी, और सूरज ने मुझे धोखा दिया। झूठा, मक्कार, धोखेबाज, फरेबी। बहुत खूब, और इसी के साथ ये दूसरे नशस्त का भी इख्तिताम होता है। और इन दिनों अफसाने के बारे में सुनाने की कलमात हैं वो सुबह से हम पेश करने जा रहे हैं। मैं दावत देना चाहती हूँ कि आप तशरीफ लाइए। अभी जैसा कि आपने समाज सुनाया, 3 अफसाने पढ़े गए यहाँ पे, और तीनों सबने यही कहा कि मेरी भली कोशिश है, और इस तरह से उन्होंने भली कोशिश की, और इस तरह से उन्होंने नहीं पढ़ा अफसाने को। सबसे बड़ी चीज़ की अफसाने लिखने के साथ साथ अफसाने पढ़ने का भी यहाँ पे एक मौका मिल रहा है, उससे उनकी शख्सियत में जो निखार आएगी और उससे जो तब्दीली पैदा होगी, या उनके अंदर जो एतमाद पैदा होगा अपने अफसाने को पढ़ करके, सुना करके, तो और उसका तासुर आप तमाम से देख करके मुझे लगता है इससे ज़्यादा फायदा पहुँचेगा। यहाँ भी 3 अफसाने पढ़े गए, जिनमें एक और पर्दा उठा, फिरोज साहब का जो पहला अफसाना था। मैं इनके अफसाने के ताल्लुक से ये कहूँ कि इन्होंने भली कोशिश की, और मुझे लगता है कि अच्छी कोशिश है। और जैसा कि इन्होंने हर कोई अफसाना निगार हो या तकलीफदार हो, अपने अहद की जिस अहद में वो सामने लेता है वो तमाम चीज़ें उसके इर्द गिर्द रखी हैं। इन्होंने भी अपने अफसाने का जो ताना बाना गुना है वो इसी माशरे से, इसी तहजीब का हिस्सा है। वो तमाम चीज़ें जो आज टेक्नोलॉजी की शक्ल में या दूसरी चीज़ों की शक्ल में हमारे सामने मौजूद हैं, उनको इन्होंने अपने अफसाने में जगह दी है। क्योंकि मौज़ूआत के साथ की बात है, तमाम चीज़ें हैं वो तमाम अफसानागारों में यहाँ आ चुकी हैं। कोई नई चीज़ ठीक है नहीं ला सकते, लेकिन जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं मुझे लगता है कि एक अच्छी कोशिश है, और इन्होंने इस अपने अहद के और इस अपने माशरे की अक्कासी करने की भरपूर कोशिश की। और उन्वान को भी किसी हद तक जिस तरह से आप अफसाने के किताब के लिए पहुँचते हैं और एक पर्दा होता है, तो मुझे लगता है कि उन्वान का तायुन भी किसी हद तक इन्होंने अच्छा किया है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। दूसरा अफसाना सैफुल इस्लाम खां का मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है। मुझे ये तमाम अफसाने या उनके नावलों के जैसे एक मिसरे को लेकर उसी तरह से जैसे लगता है कि शेर का एक टुकड़ा एक मिसरा है, इस तरह से उन्होंने अपने अफसाने का उन्वान तय किया है। जाहिर सी बात है जिस उम्र में ये सफ़र कर रहे हैं, या यूँ कहिए कि जिस उम्र का जो तकाजा होता है तमाम अफसानागारों की, अगर इब्तदाई तकलीफात को अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं रोमानी और कहीं न कहीं इस तरह के अफसानों से मुतासिर या इस तरह की कहानियों से मुतासिर होते हैं, अफसाने लिखते हैं या इस तरह के वाक़यात से मुतासिर होते हैं। तो इन्होंने किसी हद तक
उस अफसाने को इन्होंने जो है उस तरह से उसका गाना बना जाहिर सी बात है ये सुबह बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं और हम सब जो बाहर से आकर यहाँ सफ़र करके जो सफ़र में बहुत सारे वाक़यात इस तरह के होते हैं और वो सारी चीज़ें अगर उसको हम तकलीफ में ढाल रहे हैं तो एक बहुत बड़ा फन है, एक बहुत बड़ा एक तरह से तकलीफ की जो कोशिश है बहुत अच्छी कोशिश है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ सब इस्लाम साहब को। और तीसरा अफसाना करेंगी इन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से जैसा कि इन्होंने भी बताया कि मेरी बड़ी तकलीफ है, लेकिन लगता है कि इस तरह से वाक़यात को इन्होंने जोड़ने की कोशिश एक दूसरे से जिस तरह से ये वाक़यात को या प्लाट को जिस तरह से ये और एक दूसरे को मिला रहे हैं, मुझे लगता है कि जैसे एक अच्छे अफसाना निगार की तरह से तमाम चीज़ें उसमें दाखिल करने की कोशिश कर रहे थे। और माशरे की जो चीज़ें हैं आज समाज और माशरे में इस तरह के बहुत सारे किरदार आपको देखने को मिल जाएंगे जो हमारी मासूम बहनों को इस तरह से उनका इस्तेमाल करते हैं या इस तरह की हरकतें करके समाज और माशरे में अपना नाम जोड़ रहे हैं और हम लोगों की जो है तवहीन या इस तरह बन रहे हैं और समाज और माशरे में बिगाड़ सकते हैं। और बदमी तौर पर मैं तीन अफसाना निगारों को बात देता हूँ और इस बात के साथ ही तमाम ने जो है अफसाने की किरात भी अच्छी की और साथ साथ जो है उन्होंने अल्फाज जो इस्तेमाल किए जो जुमले इस्तेमाल किए जो सैफ में बहुत अच्छे जुमले जिस तरह से उन्होंने किए तो वो सारी चीज़ें और फिरोज ने भी इसी तरह से और महताब ने भी तीनों ने बहुत अच्छा से किया। और मुझे लगता है कि ये इब्तदाई कोशिश है लेकिन इंशाल्लाह इस कोशिश को बरकरार रखेंगे तो बहुत दूर तक बहुत देर तक बहुत कुछ कर सकते हैं। और साथ में खुशी उस वक्त होगी जब इसी स्टेज से उठकर दूर तक जाएंगे और अफसाने वहाँ लिखेंगे तो ये भी नहीं कहना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एतराफ़ करना पड़ेगा कि ADF के तहत शुबे उर्दू के तहत मौलाना ताज यूनिवर्सिटी के कैंपस में रह के हमने ये अफसाने पढ़े थे और वहाँ से हमने शुरुआत की थी अफसाने की। वो मेरा पहला अफसाना था तो हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इस खुशी को महसूस करेंगे और हम लोगों का भी नाम होगा। शुक्रिया। इसी के साथ इन दोनों नजीर के पास खुदाम होता है और अब चाय का वक्फा है, उसके बाद आखिरी यानी शेर का आवाज़ होगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप चाय नोश करूँगा। 10 मिनट का वक्फा है।